जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। और आगामी आपका रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसमें जीके जीएस की ये महत्वपूर्ण क्लास है। और आज इस क्लास में बच्चों भारत के प्रमुख दर्रे, आज इस क्लास में भारत के प्रमुख दर्रे हम कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे भारत में दर्रे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सनराइज करियर एकेडमी, जो कि उत्तर प्रदेश के करवी चित्रकूट जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर प्रशिक्षण देते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या एसएससी जीडी के फिजिकल की, रेलवे पुलिस या फिर आर्मी के फिजिकल की। और ये जो फिजिकल है ये पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है वो कैप्टन एस कुमार सर द्वारा, ये हमारे कैप्टन एस कुमार सर हैं जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, निःशुल्क फिजिकल कराया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। और समय समय पे सेना की तैयारी कर रहे बच्चों का मेडिकल भी किया जाता है। और वर्तमान में सनराइज करियर एकेडमी में यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे की तैयारी कराई जा रही है। करवी चित्रकूट की सनराइज करियर एकेडमी में ये जो तमाम कोर्सेस आप देख रहे हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, बैंक, पीओ, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पीसीएल, एनटीपीसी, सीए, पीएफ, एसआई, लेखपाल, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप करवी चित्रकूट से बिलोंग करते हैं और करवी चित्रकूट में रहकर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सनराइज करियर एकेडमी। ठीक है, तो ये था हमारी तरफ से, सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है भारत के दर्रे। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले हम दर्रों का मतलब समझते हैं कि दर्रे आखिरकार होते क्या होते हैं, और इसका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दर्रों का बनता ही बनता है। और इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे कहाँ पे हैं। सबसे पहले आपको दर्रों के बारे में बताएंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और मैप में भी दिखाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, और इस टॉपिक को भूल मत करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया दर्रे क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भैया दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, तो दर्रे, ध्यान देना बच्चों, दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, भूगोल की भाषा में दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का मार्ग होता है, जहां से आवागमन होता है, जो दो भागों को, दो देशों को जोड़ता है, जहां से लोग आवागमन करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक इस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है, और बीच में ये रास्ता आप दिख रहा है, बीच में ये रास्ता है। ये रास्ता आवागमन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को पहाड़ चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो दर्रे होते हैं बच्चों वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानवीकृत भी होते हैं, यानी जो दर्रे हैं वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जा सकते हैं और मानव द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दो पहाड़ों या पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मार्ग, दो पहाड़ों का, ये दो पहाड़ हैं और इसके बीच का ये जो मार्ग है और इस मार्ग से जो आवागमन हो रहा है लोगों का, इसी को बोलते हैं क्या? दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि हम एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इतनी डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। क्या बोल रहा है भाई, जरा देखो क्या बोल रहा है? दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देशों को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, और इसके बीच का आवागमन ये है। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आपको ये बताना है। ठीक है, और दर्रे का मतलब वो रास्ता, तो ये रास्ता जो है वो मानवीकृत भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी बना हो सकता है और मानव द्वारा भी बना हो सकता है। ठीक है, आजकल तो सरकार क्या करती है कि जहाँ पर ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पे आवागमन अवरुद्ध है, आवागमन नहीं हो पाता है, वहाँ पे सरकार मशीनों द्वारा रास्ता बनाने की कोशिश करती है, बस उसी को बोला जाता है क्या? दर्रा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा भारत
इतना विशाल है, हमारा भारत इतना बड़ा है कि हमारे भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमारे भारत के हर एक हिस्से में पाई जाती है। हमारे उत्तर भारत में भी पाया जाता है और हमारे दक्षिण भारत में भी पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो दर्रे हैं, दर्रों को हमने दो भागों में बांट दिया। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको हमने दो भागों में बांट दिया। पहला, हिमालय के पर्वतीय राज्य में पाए जाने वाले यानी उत्तर भारत के दर्रे, और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे यानी दक्षिण भारत के दर्रे। यानी आप सिंपल सा कह सकते हो कि हमारे भारत में दो तरह के दर्रे पाए जाते हैं या दो जगह दर्रे अवस्थित हैं। एक तो उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में कहाँ पर, हिमालय के पर्वतीय राज्य में, जहाँ जहाँ हिमालय का फैलाव है, जहाँ जहाँ हिमालय का विस्तार है वहाँ दर्रे पाए जाते हैं। और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में, प्रायद्वीप भारत के राज्यों मतलब दक्षिण भारत में। और आप ये तो जानते ही हैं कि उत्तर की अगर बात करें, हम अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का लगभग 3000 किलोमीटर तक का विस्तार है। और वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपको बता दें बच्चों, पर्वतीय घाट पाए जाते हैं जिसको पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट कहते हैं। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये ऊंचे हैं और जिनको पार करने के लिए दर्रों की ज़रूरत होती है। आप एक कंसेप्ट समझिए माइंड में कि जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दर्रों को हमने दो प्रकार से बांटा है। एक कौन सा, हिमालय के पर्वतीय राज्य यानी उत्तर भारत के दर्रे, और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे यानी दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे। तो उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है जोजिला दर्रा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जरा इसको पढ़ लेते हैं कि दर्रा क्या कहता है। जोजिला दर्रा यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कौन सा दर्रा कहाँ पर किसको जोड़ता है। ठीक है, तो पहली बात, तीन चीज़ हमने यहाँ पे सीखी कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में, और यह दर्रा हिमालयी दर्रा है, और यह दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, कारगिल जिले में स्थित यात्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में दरार और शुरू घाटियों से जोड़ता है। ठीक है, और इसके आगे पूर्व में क्या है, सिंधु है, तो सिंधु क्षेत्र को भी ये जोड़ता है। ठीक है, कौन सा, जोजिला दर्रा। ठीक है, हालांकि सिंधु का और जो पश्चिम में शुरू घाटी, उसको जो है क्या बोलते हैं नहीं आता एग्जाम में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तीन चीज़ें, कि जम्मू कश्मीर का दर्रा है ये जोजिला दर्रा, कहाँ का दर्रा है, जम्मू कश्मीर का, किसको जोड़ता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है, और यह दर्रा पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, बनिहाल दर्रा में पॉइंट करने वाली बात क्या है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में है। किसको जोड़ता है, जवाहर सुरंग घाटी के माध्यम से जम्मू को और पूरे भारत को जोड़ता है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि किस दर्रे में जवाहर सुरंग बनी है, तब आपको वहाँ बताना है भैया बनिहाल दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग किस में बनी है भाई, तो जवाहर सुरंग बनी है, ठीक है, जवाहर सुरंग बनी है बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है। और अगर पूछ ले कि भैया किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, आगे है आपका पीर पांजाल दर्रा। ठीक है, यह दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से के राजौरी जिले में पुंछ जिले से जोड़ता है, और इस दर्रे में मुगल सड़क गुजरती है, और इस दर्रे से उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है। ठीक है, तो कितने दर्रे हमने पढ़ लिए, 3 दर्रे। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पांजाल दर्रा जो कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है, ये भी कहाँ पे है, जम्मू में है। ठीक है, और आप सभी छात्र बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा कि भारत में ये जो दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के और देख लेते हैं। बुर्जिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित बाल्तिस्तान को जोड़ता है। ठीक है,
दूसरा काराकोरम दर्रा, यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है और चीन और पाकिस्तान के खंजरूब दर्रे के माध्यम से आपस में जुड़ता है। लेकिन अब यह काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब ये जो काराकोरम दर्रा है ये कहाँ पे है भाई? ये आपका लद्दाख में है, क्योंकि सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी वजह से काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा यह लद्दाख में आ चुका है और काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। और अगर पूछ ले कि यह किस श्रेणी में है तो यह काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के हमने कौन कौन से देख लिए? जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीरपांजाल दर्रा और 2 दर्रे और हैं, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लेकिन काराकोरम जो दर्रा है बच्चों ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। ठीक है, ये कहाँ पे भाई? ये लद्दाख में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बार बार पूछे जाने वाले जो दर्रे हैं इनको एक बार नज़र मार लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का बार बार पूछा जाने वाला रोहतांग दर्रा, क्या भैया? हिमाचल प्रदेश का बार बार पूछा जाने वाला रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस दर्रे पर व्यास नदी का उद्गम होता है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि व्यास नदी किस दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और रोहतांग दर्रा एक घूमने वाली जगह, पर्यटक जगह भी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जाते हैं अपनी अपनी बुलेट लेकर और खूब घूमते हैं इस दर्रे को। तो ध्यान देना बच्चों, रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस दर्रे पर व्यास नदी का उद्गम होता है। व्यास नदी, ध्यान देना, व्यास नदी। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर, ठीक है, अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, अटल सुरंग कर दिया गया है। रोहतांग दर्रे का नाम क्या है भैया? अटल सुरंग। और अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है। किसको? लेह और मनाली को। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पॉइंट करने वाली हैं। क्या है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से किस नदी का उद्गम निकलता है? व्यास नदी का। और इसका नाम क्या है? अभी अटल सुरंग है। ठीक है, और अटल सुरंग किसको जोड़ती है? लेह और मनाली को। तो इतनी चीज़ें नोट करने की जरूरत है। ठीक है, चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिपकिला दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। ठीक है, शिपकिला दर्रा कहाँ पे भैया? हिमाचल प्रदेश। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, या भारत और तिब्बत को भी कह सकते हो, है ना। उसके बाद बारा लच्छा ला दर्रा, यह दर्रा मंडी और लेह को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4890 मीटर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य 3 दर्रे हमको पढ़ने हैं। हमें पढ़ने हैं। रोहतांग दर्रा जहाँ से व्यास नदी निकलती है और यह जोड़ता है, यह क्या है? अटल सुरंग इसके अंदर बनी है और लेह और मनाली को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। शिपकिला दर्रा जो कि भारत को और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारा लच्छा ला दर्रा, इसको बारा लच्छा ला बोलते हैं, बारा लच्छा ला दर्रा। ठीक है, यह मंडी और लेह को जोड़ता है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद अभी आपको मैप भी दिखाएंगे कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है। उत्तराखंड का दर्रा बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और यह भारत को कैलाश पर्वत मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, यानी लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर तीर्थ जाते हैं श्रद्धालु। ठीक है, और आप एक तरीके से बोल सकते हो कि उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है यह भारत और तिब्बत या फिर उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, आगे माणा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है। नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है। ठीक है, और आपको बता दें, पूछ ले किसको जोड़ता है तो भारत और चीन भी बोल सकते हो और भारत और तिब्बत भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नीति दर्रा, समुद्र तल से 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो एक चीज़ गौर की आपने कि चाहे लिपुलेख की बात करें, माणा दर्रा की बात करें या नीति दर्रा की बात करें, ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वह भारत और तिब्बत को जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि भैया भारत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को रास्ता कौन सा दर्रा देता है तो लिपुलेख दर्रा। ठीक है, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला माणा दर्रा, या माणा दर्रा कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के दर्रे। और ध्यान देना बच्चों, उत्तराखंड के ये
तीनों के तीनों दर्रे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। लिपुलेख माना नीति, लिपुलेख माना नीति, ठीक है, लिपुलेख माना नीति, तीनों के तीनों तिब्बत को जोड़ते हैं। कहाँ भैया? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक है। और ध्यान देना, दर्रों की बात हो रही है और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे अगर ना पढ़े गए तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला क्या है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा यह भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। ध्यान देना, यांगयाप दर्रा, इसको दिहांग दर्रा भी बोला जाता है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र और नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। दूसरा बॉमडिला दर्रा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉमडिला दर्रा यह समुद्र तल से 2217 मीटर की ऊंचाई पर है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग और उस तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों बुमला दर्रा, ठीक है, बुमला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के लोखा का विभाग के बीच के हिमालय की पहाड़ी को जोड़ता है ये। इसके बाद दीफू दर्रा, यह भारत और म्यांमार के बीच क्या बोलते हैं परंपरागत दर्रा है, ठीक है, यहाँ से आवागमन होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यांगयाप दर्रा, जिसे दिहांग दर्रा भी कहा जाता है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहीं से होता है। बॉमडिला दर्रा, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट और तिब्बत को जोड़ता है। बुमला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद बच्चों आपका है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दीफू दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि बाकी 3 दर्रे तिब्बत को जोड़ रहे हैं लेकिन दीफू दर्रा म्यांमार को जोड़ रहा है और तिब्बत और म्यांमार ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सभी छात्रों को यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर कोई दर्रे पूछे जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सिक्किम के पूछे जाते हैं, ठीक है। जलेपला दर्रा, ठीक है, यह हिमालय का पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है जलेपला दर्रा। और एक चीज़ बता दूं, ठीक है, तीस्ता नदी इसी जलेपला दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से निकलती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया जो तीस्ता नदी है वह किस दर्रे से निकलती है, तो आंसर होगा आपका जलेपला दर्रा। और किस नदी में जाकर विलीन हो जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। इसके बाद है नाथुला दर्रा। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, यानी ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है, नाथुला दर्रे से, है ना। तो देखिए दोनों दर्रे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलेपला दर्रा जो तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है, ठीक है, और यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। नाथुला दर्रा, इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। अब भारत और चीन में वर्तमान समय में व्यापार इसी मार्ग से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का दर्रा, मणिपुर का एक ही दर्रा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तुजू दर्रा, ठीक है। ध्यान देना, मणिपुर का तुजू दर्रा। और क्योंकि मणिपुर म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है तो तुजू दर्रे से मणिपुर से होकर आप म्यांमार जा सकते हैं, यानी भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला तुजू दर्रा है। और इससे पहले अभी हमने पढ़ा दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा भी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है भाई? म्यांमार और भारत को जोड़ता है, ठीक है। मणिपुर की, ध्यान देना बच्चों, मणिपुर की एक लोकतक झील है, ठीक है। मणिपुर की एक लोकतक झील है, ठीक है। और इस लोकतक झील के अंदर कैबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य मणिपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है लोकतक झील, और इस लोकतक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। और इसी मणिपुर में तुजू दर्रा है जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो ये थे बच्चों हमारे उत्तर भारत के दर्रे, ये थे हमारे उत्तर भारत के दर्रे, ठीक है। तो उत्तर भारत के दर्रे में देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने जो है जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे, जो जिला बनिहाल दर्रा और पीरपांजाल बुर्जिल और काराकोरम लद्दाख का है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड के दर्रे देखे हमने, लिपुलेख, माणा और नीति। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के हमने देखे यांगयाप, बॉमडिला, बुमला और दीफू। इसके बाद हमने सिक्किम के दर्रे देखे, जलेपला और नाथुला, ठीक है। इसके बाद हमने मणिपुर के दर्रे देखे। मणिपुर का क्या है? तुजू दर्रा जो म्यांमार को जोड़ रहा है, ठीक है।
अब आते हैं दक्षिण भारत के दर्रे। तो दक्षिण भारत में बच्चों आपको 3 दर्रे बहुत याद करना है, क्योंकि ये 3 दर्रे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये 3 दर्रे कौन कौन से हैं जरा देखो। पहली बात तो केरल के 2 दर्रे। तो केरल का एक पालघाट दर्रा है, ठीक है, पालघाट दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और इसी दर्रे से आप कर्नाटक भी जा सकते हो, ठीक है। केरल का पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। इसके बाद है आपका शेनकोटा दर्रा, इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर है यह, ठीक है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, ठीक है। तो केरल के प्रमुख 2 दर्रे, एक पालघाट दर्रा और एक शेनकोटा दर्रा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पालघाट दर्रा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के 2 दर्रे भी देख लो, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट पर अवस्थित है ये, है ना। तो जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई और बंगाल को जोड़ता है, ठीक है। या फिर आप इसको मुंबई टू नासिक भी बोल सकते हो, मुंबई टू नासिक। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई टू नासिक को जोड़ता है, ठीक है, और प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है। भोरघाट जो दर्रा है बच्चों वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पूना को जोड़ता है, ठीक है। तो ये 2 दर्रे महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दर्रा थालघाट दर्रा मुंबई और बंगाल को, यानी बंगाल भी इसी रास्ते से जाते हैं, और मुंबई और नासिक भी बोल सकते हो, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो दक्षिण भारत के देखो 4 दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये पालघाट दर्रा जो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, शेनकोटा दर्रा जो इलायची के पहाड़ियों में है और तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो थालघाट दर्रा, ठीक है, मुंबई और नासिक बंगाल का भी इसी रास्ते से जाते हैं, और भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये थे आपके पूरे भारत के बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दर्रे, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना दर्रा भी पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे दर्रे। अब जरा इनका मैप भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत, ये हमारा भारत है, तो सबसे पहले भारत के दक्षिण, ये देखो ये हमारा प्रायद्वीप के दर्रे हैं। देखो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा, उसी के नीचे भोरघाट दर्रा। फिर आओ केरल में, तो केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री में पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा ये बने हुए हैं। ये प्रायद्वीप भारत के 4 दर्रे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लेते हैं हमारे भारत के दक्षिण भाग में, ठीक है, थालघाट दर्रा, ठीक है, और भोरघाट दर्रा कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र में है। इसी से नीचे फिर केरला आओ, तो केरल में क्या भैया, पालघाट दर्रा जो तमिलनाडु जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, और शेनकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ियों में केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके बाद आते हैं जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से में। तो ये देखो जम्मू और कश्मीर वाले का ये वाला हिस्सा देखो, बुर्जिल दर्रा पढ़ाया था, पीर पांचाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बनिहाल दर्रा। तो ये 4 दर्रे कहाँ के हो गए आपके, ये 4 दर्रे हो गए आपके, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, देखिए जरा, ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे जरा देखो, बुर्जिल दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो देखो ये लद्दाख है, और लद्दाख में ये काराकोरम दर्रा जो कि चाइना और भारत को जोड़ता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखो ये हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, एक तो रोहतांग दर्रा जहाँ से व्यास नदी निकलती है, बारालाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा, ठीक है। फिर उत्तराखंड में आएंगे, देखो उत्तराखंड ये रहा, तो 3 दर्रे पढ़े थे हमने, माणा दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। याद करो उत्तराखंड में हमने कितने दर्रे, 3 दर्रे पढ़े थे, ये 3 दर्रे उत्तराखंड के, और इधर चीन है, तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माणा दर्रा। इसके बाद बच्चों आते हैं हम कहाँ पे, इसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। तो ये देखो ये हमारा सिक्किम है, यहाँ पे 2 दर्रे हैं, एक जिलेपला दर्रा और एक नाथुला दर्रा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बॉमदिला दर्रा, बुमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, है ना। और दीफू दर्रा बच्चों यहाँ पे स्थित है, इधर म्यांमार है तो म्यांमार को जोड़ता है। फिर उसके बाद मणिपुर ये रहा, जहाँ पे लौकतक झील बताई थी, ये रहा मणिपुर, और मणिपुर का ये कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, जो किसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। तो इस मैप को एक बार और देख लीजिएगा, और मैप को देखते हुए नोट्स जरूर बनाना बच्चों, ठीक है। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम सनराइज करियर एकेडमी के नाम से देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है हमने, और अगर इसको देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको इधर ये PDF मिल जाएगी। मैप बना पढ़ोगे तो आराम से आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। नए छात्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल दूसरे GK/GS के पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और शुरुआत करते हैं आज के जीके जीएस की। आज का जीके जीएस स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपका। ध्यान देना बच्चों, एक लाइन से एग्ज़ाम लगा हुआ है। आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, और अभी इसी महीने आर्मी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। सनराइज करियर एकेडमी, ध्यान देना बच्चों जो बोलने जा रहा हूँ। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की फौज फैक्ट्री भी कही जाती है, जहाँ पर हमारे कैप्टन एस कुमार सन, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भारतीय सेना की तैयारी कर रहे या सेना की तैयारी या पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क फिजिकल की सुविधा देते हैं हर साल। और हर साल सनराइज करियर एकेडमी से सेना में, एसएससी जीडी में, पुलिस में सैकड़ों छात्र सेलेक्ट होते हैं। पूरे भारत में कैप्टन एस कुमार सर निःशुल्क फिजिकल दे रहे हैं बच्चों को, और इस निःशुल्क फिजिकल का फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। समय समय पर बच्चों का मेडिकल जांच भी की जाती है। तो यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या ऐसे कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल है, तो बेहिचक आप सनराइज करियर एकेडमी को कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। और यदि आप 1-2 साल से या कई बार से फिजिकल में हार रहे हैं, तो यकीन मानिए इस बार आप फिजिकल में नहीं हारेंगे। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में ऑफलाइन बैचेस की बात करूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीसीएल, लेखपाल जैसी तैयारी करा रही है। टीचर की तैयारी कहें तो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी हो रही है। यदि आप भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन जो सेंटर है उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख मेले। स्टैटिक जीके है बच्चों, स्टैटिक जीके है। इनको जितनी बार रट्टा मारे उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेले त्यौहार तो आता ही आता है। और कहाँ का त्यौहार पूछ ले, कहाँ का मेला पूछ ले, या ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, इसलिए सबको पढ़ लिया जाए। तो ये एक ही वीडियो काफ़ी है, एक ही वीडियो काफ़ी है भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार के लिए। ठीक है, तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोजाना जीके जीएस की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो बच्चों, भारत के जो प्रमुख मेले हैं, हमारी जो संस्कृति है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के प्रमुख मेले, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर 22 से भी ज़्यादा भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और हमारे भारत को कलरफुल कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो रंगीन है, कलरफुल है। और हमारे देश के हर एक कोने कोने पर अलग अलग संस्कृति का विस्तार है और अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है। यही कारण है कि हमारे देश को कलरफुल कंट्री कहा जाता है। राजस्थान का अलग कल्चर है, उत्तर प्रदेश का अलग कल्चर है, और दिल्ली का अलग कल्चर है। दक्षिण भारत में चले जाइए तो मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु का अलग कल्चर है। और इन कल्चरों से ही हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो सभी भारत के सभी राज्यों के और विशेष लोगों द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है या मेला है, ये आपको आना चाहिए। और हर एग्ज़ाम में एक न एक मेला पूछता ही है। और अगर पूरे भारत के मेले आपने रट लिए तो ये मान के चलिए कि 2 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख मेले। बच्चों, ये स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके। और ध्यान देना, स्टैटिक जीके को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर और जो नए न्यूज़ होती है वो तो इतनी जल्दी याद नहीं होती है, पल पल में करंट अफेयर बदलता है, लेकिन स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलता। स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलता। एक बार आपने पढ़ लिया और उसी को बार बार पढ़ना है, आपका एग्जाम जा सकता है अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस बार का इलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा है। भारत में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। और जब भी ये कुंभ मेले की बात करेगा बच्चों, तो ध्यान देना, कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, तो आप वहां पर बता सकते हो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला है। लेकिन इस बार कुंभ इलाहाबाद में लगाया जा रहा है बच्चों। वैसे कुंभ 4 जगह, भारत की 4 जगह पे लगता है। पहला है नासिक, गोदावरी नदी किनारे। दूसरा उज्जैन, शिप्रा नदी किनारे। तीसरा प्रयागराज संगम, यानी जहां तीनों नदियों का संगम होता है। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे।
और एक जगह पर हर 4 साल बाद, मतलब जैसे नासिक में महाकुंभ हुआ तो 4 साल बाद उज्जैन में होगा, फिर उसके 4 साल बाद इलाहाबाद में होगा, फिर उसके 4 साल बाद हरिद्वार में होगा। इस प्रकार से एक जगह पर दोबारा जब कुंभ आता है तो 12 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। भारत में कुंभ मेला कहाँ लगाया जाता है? 4 जगह, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इस बार कहाँ लगा है? 2024 का 25 का कहाँ लगा है भाई? प्रयागराज में। आगे, माघ मेला का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी इलाहाबाद में। मार्गशीर्ष का मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यदि उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में शहीद मेला बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सिद्धपीठ शाकंभरी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो जितने भी ये उत्तर प्रदेश के नाम आ रहे हैं बच्चों, ये आपका यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में कुंभ मेला इस बार कहाँ लगा है? इलाहाबाद प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इलाहाबाद में। मार्गशीर्ष का मेला उत्तर प्रदेश में। और भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में शहीद मेला बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। सिद्धपीठ शाकंभरी का मेला ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। और सिंहस्थ कुंभ का मेला नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। देखो वो ये वही चीज़ है, जैसे कुंभ अभी बताया ना यहाँ पे कुंभ, तो देखो सिंहस्थ कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। भारत में 4 जगह लगाया जाता है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, हर 4 साल बाद जगह बदली जाती है। भारत में पुष्कर मेला, जो जानवरों का मेला भी कहा जाता है, राजस्थान में लगाया जाता है। इसमें ऊंट की खरीद बिक्री होती है। भारत में पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लीजिए इसको। भारत में पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अजमेर का उर्स मेला राजस्थान में होता है। अजमेर का उर्स मेला कहाँ पे? राजस्थान में। और रामदेवरा का मेला राजस्थान में। ठीक है, अभी तो बहुत सारी लिस्ट बाकी है और ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है पूरे भारत के मेले के लिए। इसलिए बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में लगाया जाता है। शीतला माता का मेला ये भी हरियाणा में लगाया जाता है। और मनसा देवी का मेला पंचकुआं ये भी हरियाणा में लगाया जाता है। काली देवी मेला हरियाणा में आयोजित होता है। ठीक है, और बुद्धू माता मेला मुबारकपुर हरियाणा में लगाया जाता है। तो अगर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर से एक बार, सूरज कुंड का मेला हरियाणा में, सूर्य ग्रहण का मेला हरियाणा में, शीतल माता का मेला हरियाणा में, मनसा देवी का मेला पंचकुआं हरियाणा में, काली देवी का मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है, बुद्धू माता का मेला ये मुबारकपुर हरियाणा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ी माता मेला भिवाड़ी हरियाणा में होता है। यमुना का मेला यमुनानगर हरियाणा में। सामाजिक त्यौहार सोनपुर का मेला बिहार में आयोजित किया जाता है। सामाजिक त्यौहार सोनपुर का मेला बिहार में। पितृपक्ष का मेला ये भी बिहार में आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला हरिद्वार उत्तराखंड बताया था अभी, गंगा नदी किनारे। और नंदा देवी का मेला अल्मोड़ा उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नंदा देवी मेला नैनीताल उत्तराखंड में भी आयोजित किया जाता है। नंदा देवी नैनीताल में भी है और अल्मोड़ा में भी है। माघ मेला उत्तरकाशी उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ का मेला उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है, एक जगह पर 12 वर्ष बाद आता है। ठीक है, जैसे अभी महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में दोबारा से जो महाकुंभ आएगा वो आएगा 12 साल बाद। ठीक है, इसके बाद हो सकता है हरिद्वार का, नासिक का या उज्जैन का नंबर हो। आगे बढ़ते हैं। रामलीला का मेला ग्वालियर जिले के भांडेर तहसील में लगाया जाता है। पीर बुधन का मेला शिवपुरी के सेवर क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, नागा जी का मेला अकबर कालीन संत नगर जी की स्मृति में यह मेला मुरैना जिले में पोरसा गांव में लगाया जाता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगाया जाता है। तेजा जी का मेला निमाड़ क्षेत्र में लगाया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगाया जाता है। और महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगाया जाता है। शिवरात्रि का मेला मध्य प्रदेश के अमरकंटक में लगाया जाता है। यानी हर राज्य के लिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी राज्य के मेले और त्यौहार इस पीडीएफ में हैं। तो चलिए अब एक लाइन से और देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ है, राज्य सहित, है ना।
तो सरहुल त्योहार ये झारखंड का है। गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र का है। वाचुआ महोत्सव बिहू पर्व ये असम का है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप एक फूल होता है और ये उगता है तो बड़ा सुंदर दिखता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव या पुष्कर मेला राजस्थान में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे भैया? नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार जलीकट्टू, देखो 4 त्यौहार हैं आपके पास, 4 त्यौहार हैं आपके पास। पोंगल त्यौहार, जलीकट्टू, थाईपूसम और नाट्यांजलि पर्व, ये सब के सब कहाँ? तमिलनाडु में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। पोंगल त्यौहार कहाँ भैया? जलीकट्टू, ठीक है। थाईपूसम, नाट्यांजलि पर्व तमिलनाडु में। हरेली त्यौहार बस्तर दशहरा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और गुरेज पर्व या शिकारा महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव या लोक रंग महोत्सव ये मध्य प्रदेश में। नुआखाई, वेरी इंपॉर्टेंट, नुआखाई महोत्सव या रज महोत्सव या जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये ओडिशा में। हेमिस त्यौहार लद्दाख में, वेरी इंपॉर्टेंट। और शिगमो महोत्सव ये गोवा में लगाया जाता है, ठीक है, याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोसांग त्यौहार या पांग लहबलोस त्यौहार सिक्किम में, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोसांग त्यौहार या पांग लहबलोस त्यौहार सिक्किम में। ओणम विशु अल्पशी उत्सव, ओणम विशु अल्पशी उत्सव केरल में। फूलदेई महोत्सव हरेला पर्व ये उत्तराखंड में है, फूलों के खेती के दौरान किया जाता है। छठ पूजा, ऑल द टाइम वेरी फेमस छठ पूजा या बिहुला महोत्सव या मधुश्रवणी ये कहाँ का है भैया? बिहार का है। वात्सल्य मेला ये नई दिल्ली का है। संगाई महोत्सव या चेइराओबा महोत्सव या कांग चेंगबा महोत्सव ये मणिपुर का है, याद रखना है। और चापचार कूट महोत्सव मिजोरम का है। और खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुल्लू दशहरा या लोसार महोत्सव या हल्दा महोत्सव या चट्रोल महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है। होला मोहल्ला, गुरु पर्व, वैशाखी, लोहड़ी त्यौहार ये कहाँ का है भाई? पंजाब का है। बोनालू महोत्सव या बिट्टू कामा तेलंगाना का है। ब्रह्मोत्सवम, उगादी महोत्सव, दुर्गा पूजा ये आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रह्मोत्सव, उगादी महोत्सव ये आंध्र प्रदेश का है, लेकिन दुर्गा पूजा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ऑल द टाइम वेरी फेमस है, स्टार लगाइएगा, एग्जाम में आता है। हल पुनिया, रोहिणी, टुशु महोत्सव ये झारखंड का है। भगोरिया हाट महोत्सव या मालवा उत्सव या तानसेन साहित्य महोत्सव या खजुराहो महोत्सव ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किचेरी महोत्सव या मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लुई नगाई नी महोत्सव या नोंग क्रेम महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ का है बच्चों? नागालैंड का है। वांगला महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये कहाँ का है? मेघालय का। कंबाला पर्व कर्नाटक का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, राजस्थान। हाथी महोत्सव जयपुर, राजस्थान। बच्चों अगर पीडीएफ अच्छी लग रही हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये थे हमारे पूरे भारत के महोत्सव, लेकिन इसके बाद कुछ महोत्सव जैसे हमारे असम के महोत्सव ये जाना जरूरी है, क्योंकि असम के महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महोत्सव की बात बच्चों जब भी होती है तो हमें असम के सभी महोत्सव याद रखने चाहिए, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहां के महोत्सव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो असम की बात कर लेते हैं। असम माजुली महोत्सव मनाया जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि माजुली एक द्वीप भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो असम का माजुली महोत्सव यह सबसे आधुनिक त्यौहार में से एक है, और यह असम के माजुली द्वीप पर मनाया जाता है। यह सबसे आधुनिक त्योहारों में से एक है और यह असम के माजुली द्वीप पर मनाया जाता है, और असम का माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। असम हाथी महोत्सव ये एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। बिहू महोत्सव, बिहू महोत्सव, ठीक है, बिहू महोत्सव। बोहंग या रंगाली, देखो अब बिहू महोत्सव ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहू महोत्सव, बिहू नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का है। तो इसके भी कई सारे पार्ट हैं। बोहंग या रंगोली बिहू यह बसंत ऋतु में असम के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कति या कोंगाली बिहू यह अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। माघ या भोगली बिहू यह फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची मेला
यह कामाख्या मंदिर पर लगाया जाता है जो असम में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और इसे पर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं असम चाय महोत्सव, क्योंकि चाय भी होती है वहाँ पे। असम के जोरहाट जिले में ये मनाया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों आपको ओके, तो ये हो गया क्या? ओके, तो ये था बच्चों पूरा आपका महोत्सव, और इसी पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहिए और इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम में आना है। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी और बाकी सरकारी नौकरियों के लिए। और 2025 का बच्चों ये जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल इतनी नौकरियां हैं। अगर आप इस साल बढ़िया से एक डिसिप्लिन से तैयारी कर लेंगे तो ये सभी की सभी नौकरी आपकी होगी। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है भारत में नदियों का वर्गीकरण और भारत की प्रमुख नदियां बच्चों, भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। आज सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस एक पीडीएफ में आपको ये बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले सभी छात्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और बच्चों यदि आपको इंडियन आर्मी की ऑफलाइन तैयारी करनी है तो सनराइज करियर एकेडमी, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की फौज फैक्ट्री है, जहां पर हर साल सैकड़ों छात्र इंडियन आर्मी की अलग अलग बटालियन में सेलेक्ट होते हैं। पूरा संपूर्ण 1 साल का कोर्स कराया जाता है, और सबसे अच्छी बात बच्चों, निशुल्क फिजिकल कराया जाता है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी डिफेंस एकेडमी है जहां पर इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इन सब का जो फिजिकल है और मेडिकल की जांच है ये निशुल्क कराई जाती है। संपूर्ण 1 साल का निशुल्क फिजिकल आपको कराया जाता है कैप्टन एस कुमार सर के द्वारा, जो खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। यदि आपको इस निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग का लाभ उठाना है तो आप यहां पर हमारे सेंटर में आएं, जहां पर आपको रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एक कमांडो जैसी ट्रेनिंग कैप्टन एस कुमार सर द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियां, क्योंकि एग्जाम में नदियां ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आपके एग्जाम में भारत की नदियों का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तर से बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण भारत में बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो मध्य भारत में बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो बारहमासी हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो मौसमी हैं। ठीक है, तो इन सब नदियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों इस मैप को एक बार नज़र मारते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा है, ये जो भारत का मैप है, इसमें पूरी नदियां दर्शाई गई हैं। तो हम अपने भारत को 3 भाग में बांट देते हैं। वैसे भारत को मुख्यतः, ध्यान देना बच्चों, भारत को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, और ये जो 2 भाग में हमने इसको बांटा है, तो इस पॉइंट से ऊपर हो गया भैया, ध्यान देना, इस पॉइंट से जैसे ये भारत को हमने 2 भागों में बांटा, तो इस पॉइंट से ऊपर हमारी कौन सी नदियां हैं? उत्तर भारत की नदियां, और नीचे क्या है? दक्षिण भारत की नदियां। यानी उत्तर भारत की नदियों को हम कह सकते हैं हिमालयी नदियां, और दक्षिण के भारत की नदियों को हम बोल सकते हैं कि भैया प्रायद्वीप की नदियां। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है कि ये हमारे पूरे भारत का आकार है, और इस भारत में पूरा नदियों का जंजाल है। और क्योंकि हमारे भारत से हिमालय पर्वत श्रृंखला भी जुड़ती है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला में जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की वजह से वहाँ पर ग्लेशियर बने हुए हैं, और ग्लेशियर का मतलब हिमनद, और हिमनद जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, और पानी जब कंटिन्यू 24 घंटे बनेगा, तब वहाँ पर क्या होगा? तब वहाँ पर होगा भैया आपका नदियों का निर्माण। यानी हमारे भारत में आप बोल सकते हो कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो हिमालयी नदियां हैं, और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। उत्तर भारत की अधिकतर नदियों का जो निर्माण है वह पहाड़ों से, पर्वतों से, ग्लेशियर से, हिमनद से, झीलों से हुआ है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका निर्माण स्वतः स्रोत से हुआ है, पहाड़ों के स्रोत से हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए, आप अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे
तो जो हमारा भारत है, हमारे भारत को एक नाम दिया जाता है प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप भारत हमारे भारत को नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप देखिए हमारे भारत का 3 तरफ से जो हिस्सा है, एक इधर और ये इधर और ये इधर, 3 तरफ से हिस्सा जलराशि से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये जो 3 तरफ से हमारा भारत घिरा हुआ है, यही कारण है कि हमारे भारत को प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। तो यही कारण है कि हमारी कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियां हमारा अरब सागर में जल गिराती हैं। तो हमें ये भी पढ़ना है कि हमारी जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हमारी पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां जो है वो हमारा अरब सागर में गिरती हैं। और क्योंकि नदियां जो 12 मासी होती हैं और जो जंगल झाड़ क्षेत्र तराई क्षेत्र से निकलती हैं, वह अपने साथ अवसाद भी इकट्ठा लेकर आती हैं, नतीजा वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हमें ये भी देखना है कि कौन कौन सी नदियां हमारा डेल्टा का निर्माण करती है और कौन कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं अपनी नदियों को। तो सबसे पहले हम अपनी नदियों को वर्गीकृत करते हैं। अभी मैंने बताया कि देखिए हमारे भारत में कुछ उत्तर में बहने वाली नदियां हैं और कुछ दक्षिण से बहने वाली नदियां हैं। तो उत्तर की नदियां ज़्यादातर हिमालय की हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया हिमालय की नदी। और या फिर जो दक्षिण की नदी हैं वो ज़्यादातर पठार से आई हैं, तो उसको हमने प्रायद्वीपी पठारीय नदी बोल दिया। तो जब भी हम अपने नदियों का वर्गीकरण की बात करेंगे बच्चों, तो हमने अपनी नदियों को प्रमुखतः 2 आधार पर बांटा है। एक हिमालयी नदियाँ, ये नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। और प्रायद्वीप भारत नदियाँ, ये नदियाँ प्रायद्वीप पठार, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, जो पठारी हिस्सा है त्रिकोणीय आकार का, वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये नदियाँ जो भारत के प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं, आमतौर पर छोटी होती हैं और हिमालय नदियों की तुलना में कम पानी लेकर आती हैं। ठीक है, जैसे हमारा गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, तापी है, ये सब नदियाँ कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या सीखे? इसमें हमने सीखा कि हमारी पूरी भारत की नदियाँ मुख्यतः 2 तरह से हमने इनको बांटा है। कैसे? एक तो हिमालय नदी। अब हिमालय नदी जब भी नाम सुनोगे तो ध्यान देना, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से या कोई झील से निकल रही हैं, और क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ये जो नदियां हैं बच्चों, ये ग्लेशियर से यानी हिमनद से, हिमानी से निकल रही हैं। और जो नदी हिमानी से निकलेगी, जो नदी हिमालय से निकलेगी, हिमानी से निकलेगी बच्चों, उनका जल स्तर ज़्यादा रहेगा, उनमें पानी ज़्यादा रहेगा और वह ज़्यादातर 12 मासी भी रहेंगी। लेकिन प्रायद्वीप भारत से, पठार से जो नदियां निकल रही हैं, वो कोई हिमालय से नहीं निकल रही हैं, नतीजा उनका पानी कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हिमालय नदी की तुलना हम करें तो दक्षिण का जो पठार है उसकी नदियों का जलस्तर हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर नदियां जो है सूख भी जाती हैं, मौसमी नदी भी कह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका पानी 12 मासी बहता है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, तापी है, पेरियार है, पेन्नार है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? 2 प्रकार से हम अपनी नदियों को बांटते हैं, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ये मैप समय समय पे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ प्रवाह की दिशा की ओर। ठीक है, हमारी जितनी भी नदियाँ हैं भारत में, या तो वो किसी की सहायक नदियाँ हैं, और या तो अगर वह लंबी नदी है तो हमारी नदी 2 तरफ बहती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी ये अपना जल गिराएगी बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये अपना जल गिराएगी अरब सागर में। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, ज़्यादातर नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारी कौन सी हैं? ठीक है, जो नदियां पूर्व में बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। ठीक है, और ये सभी के सभी नदियां डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, यानी अपने साथ में ये अच्छा खासा कचड़ा और अवसाद बहा के लेके जाती हैं, है ना। ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी? जरा देखिए, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उदाहरण में नर्मदा, तापी, माही और साबरमती शामिल है इसमें। ठीक है,
आए समझ में? फिर से देखिए जरा, अरब सागर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी? जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है और साबरमती है। लेकिन ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, साफ साफ एग्जाम में आया हुआ है कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये नदियां किस ओर बहती हैं? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम की ओर। और ये किसका निर्माण नहीं करती? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी, ये नदियां अपना जल कहां गिराती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरब सागर। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये अपना जल कहां गिराती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो आपको इस हिसाब से भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी हमारी किस सागर में गिर रही है। जैसे इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इस मैप का दक्षिणी भाग हम ध्यान से देखेंगे, दक्षिणी भाग अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इस तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी है पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर है हमारा जो है अरब सागर, और ये दोनों बड़े बड़े महान सागर हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पर गंगा नदी, हुगली नदी और सुवर्णरेखा नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, महानदी, ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पैलर नदी, ठीक है, और पन्नियार नदी, और यहां पर आपका कावेरी नदी, ये सब का सब अपना जल गिरा रही हैं कहां पे? अरब सागर में। और ये जो बंगाल की खाड़ी में, और ये जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं, ये सब की सब नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से इस लाइन को देखिए, एक बार ध्यान से इस लाइन को देखिए तो आप पाएंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है तो पद्मा कहलाती है। तो पद्मा नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र। हुगली नदी जो गंगा नदी की वितरिका है, बंगाली खाड़ी में गिर रही है। सुवर्ण रेखा, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, फिर उसके बाद महानदी जो उड़ीसा की सबसे आप बोल सकते हो कि चर्चित नदी है। फिर गोदावरी नदी भी बंगाली खाड़ी में गिरा रही है। कृष्णा नदी ये भी जो है यहाँ पे गिरा रही है। पेन्नार नदी, ठीक है, और उसके बाद पलर नदी, उसके बाद पन्नैयर नदी, ठीक है, और उसके बाद कावेरी नदी। ये सब के सब नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है भाई? ये जल अपना गिरा रही है कहाँ पर? ये जल गिरा रही है आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये सब के सब नदी डेल्टा बनाती हैं। वहीं हम बात करें अरब सागर में, तो अरब सागर भी एक बहुत बड़ा सागर है, और यहाँ पर भी बहुत सारी नदी अपना पानी गिराती है। जैसे देखो यहाँ से साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और गोवा की मांडवी और जुआरी नदी, कर्नाटक की शेरावती नदी, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है छोटी छोटी नदियां हैं जो केरला की हैं, वो अपना सब जो पानी है वो अरब सागर में गिराती हैं। यानी अगर हमारी कुछ ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर भी बह रही हैं, पूर्व की ओर बह रही है, मतलब जरूर ये बीच का हिस्सा उठा हुआ है। तो बच्चों ये जो बीच का हिस्सा उठा हुआ है यही है हमारा प्रायद्वीप पठार, ठीक है, प्रायद्वीप का पठार। और देखिए अगर आप इस मैप को ऊपर भी ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आने वाली हर एक नदी, जैसे यमुना है, गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है, काली नदी है, तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब का सब अपना जो जल है वो अरब सागर में ये बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो ढाल है, हमारे भारत की जो ढाल है, ध्यान देना बच्चों, वो इस तरफ है, ये वाली दिशा है, हमारे भारत की ढाल ये है। यानी अगर हम बोले हमारे भारत की ढाल, तो भैया भारत की ढाल जो है, हमारे भारत की जो ढाल है वो कहाँ से कहाँ है? तो आप बोलोगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। हमारे भारत की जो ढाल है वो इस तरफ है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व, और ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। अधिकतर नदियां ऐसे ही मार्ग बना के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये हमारे भारत की ढाल है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि भैया हमारी नदियां आगे चल के और दो तरीके से विभाजित होती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, ठीक है। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं लेकिन अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, जुआरी नदी, मांडवी नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियां बेसिन के आधार पर जो अपना एक जल तंत्र बनाती हैं। ध्यान देना बच्चों, बेसिन का मतलब होता है जल तंत्र।
जो अपना अलग से ही एक जल तंत्र बनाते हैं। और भारत की नदियों में बहुत सारे नदियां तुमको ऐसे मिल जाएंगी जो अपना खुद का जल तंत्र बना रही हैं। जैसे आपको बता दें बच्चों, गंगा जल तंत्र, गंगा बेसिन यानी गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नदी शामिल है, ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो गंगा नदी का अलग से ही तंत्र है हमारे भारत में, जो पूरे यूपी को पानी देता है। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जैसी नदियां हैं जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड को और उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को पानी दे रहा है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी अलग से नदी तंत्र है, जिसमें इसकी सहायक नदियां हैं जैसे सुबनसिरी, जैसे आपका दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, और तीस्ता नदी। सिंधु नदी बेसिन भी इसका भी अलग तंत्र है, ठीक है। और सिंधु की सहायक नदियां हैं जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है ना। तो ये हमारे क्या है, नदी तंत्र हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो आप बताओगे सर सुबनसिरी है, मानस नदी है, ठीक है, और काजी नदी है, दिहांग नदी है, दिबांग नदी है, लोहित नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी है। आगे अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सिंधु नदी बेसिन जो मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और ये नदी भी डेल्टा बनाती है। और इसकी सहायक नदियां कैसी है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, और अफगानिस्तान से आई नदी जैसे काबुल है, कुर्रम है। तो ये सब नदियां क्या करती हैं, ये सब नदियां नदी तंत्र बनाती हैं, अपना जाल बनाती हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रायद्वीप नदी बेसिन। प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत का नदी बेसिन। तो दक्षिण भारत की सभी नदियों का एक अपना अलग ही तंत्र है। जैसे दक्षिण भारत की प्रायद्वीप नदियां पठारी क्षेत्र से जो निकलती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और कावेरी, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने देखा। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि फिर आपका अच्छा खासा नदी तंत्र तैयार हो गया। तो इसके लिए मैंने एक फोटो इंटरनेट से निकाली है, ठीक है, और जिसने भी इस फोटो को बनाया है मैं उसको बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसका, जिसने भी ये फोटो बनाई है, क्योंकि इस फोटो में उसने बड़ी शालीनता से समझाने की कोशिश किया है कि गंगा नदी का तंत्र कैसा है। तो जरा इसको समझते हैं बच्चों। जब भी हम गंगा नदी पढ़ते हैं तो गंगा नदी का तंत्र पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जहां से गंगा नदी निकलती है तो एकदम से वह गंगा नहीं बन जाती है, उससे पहले वह पांच प्रकार के प्रयाग बनाती है। ध्यान देना बच्चों, 5 प्रकार के प्रयाग बनाती है, ठीक है। गंगा नदी बनने से पहले 5 प्रकार के प्रयाग बनाती है। तो उसको जरा मैं एक बार क्या बोलते हैं, हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। और इस फोटो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, अब जरा इसको समझिए कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि गंगा नदी एकदम से गंगा नहीं बनती है। देखिए उत्तराखंड पर्वतों की गोद में है, हिमालयी क्षेत्र है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर का मतलब है हिमानी यानी हिमाद्री, और वहाँ से पानी रिसता है। तो जब पानी रिसता है तो अलग अलग धाराएं बनती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे बद्रीनाथ की, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा, और एक धौली गंगा नदी आती है। समझना ध्यान से, अभी एक अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी उत्तराखंड में इनका मिलन होता है, और जब इनका मिलन होता है तो विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, तो आप बोलोगे विष्णु प्रयाग बनता है। और विष्णु प्रयाग में जब दोनों का मिलन हो जाता है तो यही नदी अलकनंदा बन के निकलती है, और अलकनंदा बन के जब निकलती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या भैया, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बच्चों इस चीज को अब बड़ी बारीकी समझिए, इसलिए क्योंकि ये आके एग्जाम में बहुत आने वाला है और पूछा जाता है। बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है जिसका नाम अलकनंदा है, और जो धौली गंगा नदी आती है, तो इन दोनों का जब मिलन होता है तो एक संगम बनता है जिसको प्रयाग बोलते हैं। तो यहां पे बनता है बच्चों विष्णु प्रयाग।
यानी सबसे पहला प्रयाग। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, तो यहां पर आप बोलोगे विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, फिर जब विष्णु प्रयाग में जब ये संगम बन जाता है तो यहां से जो नदी निकलती है, यहां से जो नदी निकलती है वो नदी कहलाती है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में फिर एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, जिसका नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां मिलती है तो फिर एक प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जिसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग से फिर जब ये नदी आगे निकलती है तो उसको अलकनंदा ही कहते हैं। और अलकनंदा नदी से फिर जब पिंडार गंगा नदी मिलती है, पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी मिलती है, ये जो पिंडार गंगा नदी आई है पिंडार ग्लेशियर मिलती है, तो यहां पे एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, फिर आगे चल के नंद प्रयाग जब बनता है ये वाला, तो यहां पे नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। फिर जब पिंडार गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है तब यहां पर कर्ण प्रयाग बनता है। और फिर इसके बाद ये आगे अलकनंदा ही बन के चलती है। और केदारनाथ ग्लेशियर से यहां पे नदी मिलती है मंदाकिनी, तो यहां पे एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग से भी ये नदी निकलती है अलकनंदा ही बनके। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है और इस अलकनंदा से यहां मिलती है। और यहां पर एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग बनने के बाद फिर यहां से बच्चों, यहां से फिर ये गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और भारत के इतिहास में, पुराणों में देवप्रयाग को सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहां से गंगा नदी गंगा बनके निकलती है उस प्रयाग को क्या नाम दिया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग नाम दिया गया है। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग किन किन नदियों से बनता है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा से मिलकर बनता है। और भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और इसी भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से फिर नदी जो बनती है उसको गंगा बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया करता है कि गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। और आपको एक चीज बता दूं बच्चों, इसी भागीरथी नदी पे बना है एक बांध जिसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में बना बांध है टिहरी बांध। ठीक है, और यहां से बनती है फिर गंगा। और गंगा यहां से बनकर फिर जाती है सीधे उत्तराखंड तुम में तो है ही, हरिद्वार से, फिर उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, बंगाल के बाद यह सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसका नाम बदल जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, जो आगे चल के इसी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 प्रकार के प्रयाग। और 5 प्रकार के प्रयाग में कौन कौन सी नदी जुड़ रही है यह आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी नदी का उद्गम कौन कौन से स्थल में है। ध्यान देना, हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी नदी का उद्गम कौन कौन से स्थान में है और कहां पर वो गिरती है, कौन कौन से शहर कवर करती है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, टोटल लंबाई, कुल लंबाई, जैसा भी आप कहें। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह राज्य जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में जाती है, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी जैसे शहरों से बहकर जाती है। और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर बनाती है। ठीक है, टोटल कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। इसके बाद सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से सोना ख्वाब हिमनद से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। और आपको बता दें, जब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर और पंजाब को सिंचित करते हुए कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। उसके बाद गंगा की बात करें तो गंगा, देखो अभी मैंने बताया, भागीरथी और अलकनंदा के संगम में जहां देवप्रयाग है वहां बनती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य होते हुए 2525 किलोमीटर की लंबाई बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब जो है 12 लच्छा दर्रा से निकलती है लाहौल स्पीति से।
और सिंधु नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है, ये कहीं गिरती नहीं है, सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास के इलाकों को सिंचित करते हुए ये आगे निकलती है। दिल्ली को तो हम नहीं बोलेंगे इसमें। और 1800 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है। आगे बात करते हैं बच्चों, गोदावरी की बात करें, गोदावरी की नदी। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। और महाराष्ट्र के नासिक में यहीं पर लगाया जाता है महाकुंभ। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। 1465 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। सतलुज की बात करें, सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल ग्लेशियर से। चिनाब नदी की सहायक नदी है, लंबाई 1440 है। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिम में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यह वहां से निकलती है उत्तराखंड से और इलाहाबाद प्रयागराज के पास यह गंगा में विलीन हो जाती है और संगम का निर्माण करती है और दिल्ली उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। 1375 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है, और 1327 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है। बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल चल रहा है, पढ़ाई चल रही है और एग्जाम में यहां से आपके एग्जाम में आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं। महानदी की बात करें तो महानदी यह मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। और बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है और पूरे ओडिशा को सिंचित करती है। 1057 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। घाघरा नदी की बात करें बच्चों, घाघरा नदी की बात करें तो मत्सातुंग हिमानी, घाघरा नदी की बात करें तो मत्सातुंग हिमानी गंगा नदी में ये मिल जाती है। बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या को सिंचित करती है और इसी नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। यूपी के अयोध्या में इसी नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। 1080 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चंबल नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। 3 राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और चंबल नदी डाकुओं की नदी भी कहा जाता है और बीहड़ का निर्माण करती है बच्चों ये नदी, ठीक है। कावेरी नदी की बात करें तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है 805 किलोमीटर की लंबाई बनाकर। नर्मदा नदी की बात करें तो विंध्याचल के अमरकंटक स्थान से निकलती है ये और पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसी के ऊपर बना हुआ सरदार सरोवर बांध और ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध और इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। सोन नदी की बात करें, सोन नदी कहां भैया? अमरकंटक की पहाड़ियों में। सोन नदी कहां भैया? अमरकंटक की पहाड़ियों में। गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड को सिंचित करते हुए 780 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, गोसाई धाम चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में विलीन हो जाती है, लंबाई 730 किलोमीटर। झेलम नदी की बात करेंगे बच्चों। ये झेलम नदी ये बेरीनाग शेषनाग झील से निकलती है, बेरनाग शेषनाग, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी में मिल जाती है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा रेखा भी बनाती है, 725 किलोमीटर लंबी। रावी नदी की बात करें बच्चों तो यह कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रोहतांग दर्रे में एक सुरंग बनी हुई है जिसको अटल सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश को सिंचित करते हुए 720 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। रावी नदी की बात हो गई। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो यह भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, बैतूल जिले, मध्य प्रदेश से और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है और नर्मदा नदी के समांतर बहती है, 724 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए आपके क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक से एक आंकड़े के साथ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम विस्तार के साथ में। रामगंगा नदी की बात करें जो गंगा नदी की सहायक नदी है, नैनीताल उत्तराखंड से हिमानी से निकलती है, गंगा नदी में विलीन हो जाती है, लंबाई 690 किलोमीटर। माही नदी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है, 560 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। घग्गर नदी जो हरियाणा से निकलती है, कालका के समीप, ठीक है, लंबाई है 494 किलोमीटर। बेतवा नदी की बात करें बच्चों तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी की सहायक नदी है, लंबाई 480 किलोमीटर।
व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लूनी नदी की बात करें तो यह अजमेर जिले के स्थित नाग पहाड़ से निकलती है और लूनी नदी को ध्यान देना, रेगिस्तान वाली नदी भी कहा जाता है, मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है और कच्छ के रण में गिर जाती है ये 450 किलोमीटर की लंबाई बनाते हुए। आगे जो है गंडक नदी है, यह नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, लंबाई 425 किलोमीटर। आगे बच्चों बढ़े तो साबरमती नदी है, ध्यान देना, इसी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया गया था। उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग कच्छ का रण क्षेत्र से निकलती है और आपको कच्छ के रण क्षेत्र में विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, 416 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। ठीक है, अब हमारे भारत की बच्चों कुछ वो प्रमुख नदियां देख लेते हैं। हमारे भारत की वो प्रमुख नदियां देख लेते हैं लंबाई के हिसाब से। भारत के अंदर तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है भारत के अंदर, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र की नदी टोटल इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत के अंदर इसकी लंबाई कुछ कट जाती है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें जो पश्चिम की ओर बहती है, 1312 किलोमीटर। महानदी की बात करें तो 858 किलोमीटर। तो इस एक पार्ट में बच्चों हमने अपने भारत की सभी नदियों को कवर किया है और भारत की प्रमुख नदियों का एक पार्ट हम और लेके आएंगे। और बच्चों कहीं जाना मत, क्योंकि 8 बजे मैथ की क्लास भी होने वाली है। 8 बजे बच्चों मैथ की क्लास भी होने वाली है। ठीक है, तो कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। आज हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के घास के मैदान। क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ का। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ। और ध्यान देना, इन एग्ज़ाम में जो जीके जीएस है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और कोई भी टॉपिक आ सकता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे और अच्छे से नंबर भी लाने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए जीके जीएस का पूरे के पूरे जो टॉपिक है वो कवर करेंगे आपके, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, संविधान हो, करंट अफेयर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। स्पेशल रेलवे क्लासेस हमारी 6:30 बज चुका है। मेरा नाम है सिद्धांत और आज इस पूरे टॉपिक को बड़े विस्तारित तरीके से कवर करेंगे और विश्व में जितने प्रकार की भी घास और उनके नाम और कौन कौन से देश में पाई जाती हैं, भारत में किस प्रकार की घास पाई जाती है, इन सब पर आज हम नज़र डालने वाले हैं। तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है भाई? विश्व की प्रमुख घास के मैदान। अब जैसे आप भी कहीं गए होंगे घूमने या अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि दूर दूर तक समतल जमीन दिखाई देती है और उसके ऊपर हरी भरी घास या झाड़ दिखाई देती है, लेकिन पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। ध्यान देना बच्चों, पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र आपने देखा होगा या खेत खलिहान के आसपास का क्षेत्र देखा होगा या आप फुटबॉल का मैदान ही देख लो, है ना। दूर दूर तक घास होती है और झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते। तो इतने बड़े विस्तृत मैदान को ही कहा जाता है घास का या झाड़ का मैदान। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक केवल घास एवं झाड़ फैले हुए हैं और उन्हें घास के मैदान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? घास के मैदान कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वृक्ष भी पाए जाते हैं, परंतु विस्तृत भाग में घास पाई जाती है। ठीक है, आप इस फोटो को ही देख लो, दूर दूर तक हरी भरी घास दिखाई दे रही है, लेकिन दूर दूर तक पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं बड़े बड़े स्थलों को घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है कि भैया देखिए, हमारी पृथ्वी में हमेशा एक समय में ना तो सर्दी होती है ना तो गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है, जिस कारण हमारे
उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, यानी आप बोल सकते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में 12 महीने 24 घंटे 365 दिन ठंडी रहती है और बर्फ रहती है। तो यानी वो जो जहां पर ठंडी रहती है तो वहां पर ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी शीत वाले घास के मैदान पाए जाते हैं, और जहां पर गर्मी रहती है वहां पर ग्रीष्म यानी गर्मी वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक जैसे घास के मैदान हमारे पूरे विश्व में नहीं पाए जाते। जिस हिसाब से मौसम होता है उसी हिसाब से घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका डिस्कशन करते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी और डेफिनेशन में नजर डाल लेते हैं। साधारणतया घासों में वे सभी वनस्पतियां सम्मिलित की जाती हैं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। ठीक है, तो घास की परिभाषा, अब घास की परिभाषा क्या है भाई? घास की परिभाषा वो जो हमारे मवेशियों को खाने में काम आए, है ना। ऐसी छोटे छोटे पौधे या छोटी छोटी झाड़ियां जो हमारे पशु, पालतू पशु जो खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? चारा। और चारा को ही बोला जाता है बच्चों घास। किंतु आधुनिक युग में वनस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केवल घास कुल के पौधे जैसे बांस, मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, दूब, राई, ईख, गन्ना, ज्वार, खसखस हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज बता दूं बच्चों, घास का मतलब क्या है? जिनका बहुत ज्यादा मजबूत तना ना हो, है ना, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ना हो और जिनकी पत्तियां बहुत पतली पतली हो, यही तो होता है घास का, है ना। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बांस भी एक प्रकार की घास है, और बांस एक ऐसी घास है जो सभी घासों में सबसे ज्यादा लंबी होती है। और जो बांस है वो इस प्रकार की घास होती है कि एक दिन में कम से कम 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, अब यहां पर आपका सवाल यह आएगा कि सर ये बताओ, बांस तो बहुत मजबूत होता है, बांस से तो घर बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो जीन है और इसको जो वर्गीकृत किया गया है ये घास में किया गया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि बांस घास है लेकिन मजबूत प्रकार की घास है, बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रकार की घास है। ठीक है, मक्का वो भी घास है। अब तुम कह दो कि सर मक्का को तो हम खाते हैं। जी बिल्कुल खाते हैं, लेकिन भाई हर घास का अपना एक पौधा होता है, हर घास का अपना एक फल भी तो होता है ना। गेहूं भी घास है, जी बिल्कुल, गेहूं की रोटियां खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, और आपको बता दें बहुत सारी चीजें गेहूं की बनती, ये भी घास है। जौ, बाजरा, दूब, राई, ईख, धान, ज्वार, खसखस, ये सब के सब क्या है भैया? ये सब के सब आपके घास की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी होती है तो बता देना भैया, बांस होता है। ठीक है, बांस लकड़ी तो जरूर है लेकिन ये इतनी विशाल है कि इसके जो तने हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कठोर हो जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम इसको अपने घर के इस्तेमाल में और बिल्डिंग वर्क्स में ले आते हैं। ठीक है, आपको बता दें ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार की घास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चारागाह एवं खेल के मैदान आदि में होने वाले पौधे जैसे हाथी घास, सूडान घास और दूब आदि भी घास कहलाते हैं। ठीक है भाई, घास भी इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हाथियों के बराबर होती है, और हाथियों से बड़ी जो घास होती है वो बांस होती है ना। तो ध्यान देना, इनका बकायदा इनकी मार्केट के हिसाब से, मांग के हिसाब से उगाया जाता है, और जहां पर उगाया जाता है, जिस मैदान में उगाया जाता है उसको भी घास का मैदान बोलेंगे। यानी ऐसी घास जो हाथी से भी ज्यादा बड़ी हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे? घास ही बोलेंगे। ठीक है, उनके जेनेटिक बनावट के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि पूरे विश्व में, ध्यान देना बच्चों, पूरे विश्व में घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो गर्मी वाले घास के मैदान और एक ठंडी वाले घास के मैदान। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है ना। तो ध्यान देना बच्चों, विश्व भर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ध्यान देना, विश्व भर में पाए जाने वाली जितनी भी घास के मैदान हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब गर्मी वाले क्षेत्र के घास के मैदान, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मतलब ठंडे प्रदेश के घास के मैदान। ठीक है, ठंडे प्रदेश के घास के मैदान। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं? ध्यान देना बच्चों, जब भी शब्द आएगा उष्ण का मतलब होता है ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है बच्चों गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। यानी
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान गर्म क्षेत्र के घास के मैदान हैं। तो जरा देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होगी और इनकी विशेषता क्या होगी। ध्यान से देखिए, दोनों गोलार्धों के बीच 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाने वाली घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और इस भाग में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यहां पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और यहां पर वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। अब ये जो बात कह रहा है ना बच्चों, ये आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर हम 2 भाग में बांटें तो ये जो लाइन बीच से गई है ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण जाओगे तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों, जो सूर्य होता है, सूर्य इसी भूमध्य रेखा के बीचों बीच लंबवत चमकता है, लंबवत, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां पर गर्मी भी होगी, और अगर गर्मी होगी तो ज्यादा से ज्यादा तालाबों से, झीलों से, समुद्रों से, नदियों से वाष्पीकरण भी होगा, और वाष्पीकरण होगा तो क्या बनेंगे, वाष्पीकरण होगा भाई तो बनेंगे बादल, और बादल अगर बनेंगे भैया ध्यान देना, बादल अगर बनेंगे तो वर्षा भी होगी। यानी इसी क्षेत्र में, पृथ्वी के इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है और सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पे लंबवत चमकता है। और ये क्षेत्र कितने अक्षांशों के बीच का है? 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो यहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे बच्चों, वो गर्म क्षेत्र वाले घास के मैदान पाए जाएंगे। वहीं हम अपने पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, नतीजा इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। तो यहां पर किस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझा आपने। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के, मतलब गर्म क्षेत्र के घास के मैदान के, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ध्यान देना, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री के बीचों बीच 5 डिग्री से 30 डिग्री क्षेत्र वाला ये, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। इतने में, पृथ्वी के इतने क्षेत्र में लंबवत चमकती है सूर्य की किरणें, तो यहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, और यहां पर जितने भी भूखंड होंगे, जो भी देश होगा, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, यानी गर्म घास के मैदान पाए जाएंगे। अब देखो, पृथ्वी के 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो यहां पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहां पर कौन कौन सी घास पाई जाती है? जरा देखिए, सवाना प्रकार की घास केन्या और तंजानिया में, कैंपस ब्राजील में, लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में, क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, सेल्वास अमेजन में, ठीक है, और पार्कलैंड अफ्रीका में, और पटाना श्रीलंका में। ध्यान देना बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय घास है जहां पर अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम है। एक बार देख लेते हैं। सवाना प्रकार की घास के मैदान ये केन्या, तंजानिया या मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंपास प्रकार की घास के मैदान ब्राजील में, लानोस प्रकार के घास के मैदान कोलंबिया में और वेनेजुएला में, क्वींसलैंड उत्तर और पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, सेल्वास घास के मैदान अमेज़न में, पार्कलैंड अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका में। तो ये सब के सब कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी गर्म क्षेत्र के घास के मैदान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। तो गर्म क्षेत्र के घास के मैदान देख लिए हमने, अब ठंडे प्रदेश के देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है ठंडे प्रदेश। और ठंडे प्रदेश हमारे पृथ्वी में वो होंगे जहां पर, जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ेंगी, इस क्षेत्र में, पृथ्वी के ये वाले क्षेत्र में उत्तरी और ये वाले क्षेत्र दक्षिणी, तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, नतीजा यहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, यानी ठंडे वाले, है ना। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री और 66 डिग्री उत्तरी और अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए ध्यान से भाई, ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक
30 डिग्री तक उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में, यहां पे तो गर्मी वाले पाए जा रहे हैं, गर्मी वाले पाए जा रहे हैं घास के मैदान। लेकिन इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो ये वाला क्षेत्र उत्तर का और ये वाला क्षेत्र पृथ्वी के दक्षिण का, यहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, मतलब यहां पे इतनी गर्मी नहीं होती। और यही कारण है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जरा इनको देख लेते हैं कैसे और किस किस जगह में क्या बोला जाता है उनको। जैसे स्टेपी घास के मैदान, ये यूरेशिया यानी यूरोप, पश्चिम रूस और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेयरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका में प्रेरी नाम के पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका का है ये। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। बुग्याल और मर्ग, ठीक है, बुग्याल और मर्ग भारत का है। पुस्ताज और हंगरी ये कहां पे भाई, यूरोप में। ठीक है, चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि ये जो शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान है ये हमारे पूरे विश्व में कहां कहां पाए जाते हैं। जैसे स्टेपी टाइप के घास के मैदान यूरेशिया में, प्रेयरी यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका के जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील में। ठीक है, वेल्ड पाए जाते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका में, है ना। डाउन्स पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। बुग्याल मर्ग घास के मैदान देखो भारत के हैं, लेकिन भारत के भी अलग से हम पढ़ेंगे। पुस्ताज ये हंगरी यूरोप में। ठीक है, तो ये है ठंडी प्रदेश के। चलो अब थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। मैप को, ये रहा बच्चों मैप, और देखो जरा, ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है तो यहां पर प्रेयरी प्रकार के घास के मैदान। फिर ये आइसलैंड है, यहां पे टुंड्रा वनस्पति। ध्यान देना बच्चों, जहां पर भी ठंडा प्रदेश होगा और पूछ ले कि ठंडे प्रदेश की वनस्पति कौन सी होती है तो बेधड़क लगा दीजिएगा टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिए दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में ये इधर लानोस, ठीक है, पंपास, सेल्वास, यहां भी पंपास है। ठीक है, फिर उसके बाद जरा देखिए, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो देखो अफ्रीका कितना बड़ा है, तीनों रेखाएं निकलती हैं यहां से। तो यहां पे सवाना है, साहेल है और वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, वेल्ड है। वहीं यूरोप की बात करें तो हंगरी, है ना, और मध्य एशिया की बात करें तो स्टेपी, भारत की बात करें तो बुग्याल, और श्रीलंका की बात करें तो पटाना। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बच्चों इस मैप को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स बनाने में काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, एक बार और देख लेते हैं इसमें हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी गर्मी क्षेत्र के ठंडी क्षेत्र के दोनों। तो भैया उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी क्षेत्र की बात करें तो सवाना कहां, केनिया, तंजानिया, मध्य अफ्रीका में है। कैंपास ब्राजील में। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में। क्वींसलैंड उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। सेल्वास अमेजन में। पार्कलैंड अफ्रीका। पटाना कहां पे, श्रीलंका में। वहीं ठंडे वाले अगर देखें तो ठंडी वाले स्टेपी कहां पाए जाते हैं, यूरेशिया में, पश्चिम रूस और मध्य एशिया के बीच में। पुस्ताज हंगरी में। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील में। प्रेयरी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। डाउन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्म वाला भी पाया जाता है। ये देखो क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, और यहीं पर देखिए दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। दोनों घास के मैदान पाए जा रहे हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और बुग्याल और मर्ग भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत में अपने घास के मैदान देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा बुग्याल या मर्ग, है ना, लेकिन हमारे भारत में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं, यह भी ध्यान रखना है। जैसे गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले इन उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को बुग्याल कहा जाता है। गढ़वाल का मतलब हिमालय, उत्तराखंड, तो हिमालय और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, बुग्याल। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में कई बार आया है। गुजरात के कच्छ जिले में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बन्नी घास भूमि बोला जाता है। क्या, बन्नी घास भूमि।
बन्नी घास भूमि, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र जो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। यानी जम्मू और कश्मीर में, ध्यान देना, जम्मू और कश्मीर का जो ऊंचाई वाला इलाका है जहां पे मध्य और लघु हिमालय पाए जाते हैं, वहां पे घास के मैदानों को मर्ग बोला जाता है। अब देखो, गढ़वाल वाले क्षेत्र में यानी उत्तराखंड और हिमालय में बुग्याल, और उससे भी ऊंचाई में चले जाओ जम्मू कश्मीर में तो मर्ग बोला जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें खजियार मर्ग एवं जम्मू कश्मीर में इन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है ना, तो ये नाम भी याद रखना है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा है? स्टेपी। सबसे लंबा घास का मैदान कौन सा है? सवाना। अब देखो कैटेगरी अलग हो गई है भाई, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी देख लो, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई इस हिसाब से आपको पढ़ना है। सबसे चौड़ा घास का मैदान स्टेपी, सबसे लंबा घास का मैदान सवाना, सबसे छोटा घास का मैदान पार्कलैंड, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास, और भूमध्य रेखा में सर्वाधिक नजदीक स्थित घास का मैदान सवाना, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान प्रेयरी, अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास होता है। और ये क्या देखो जरा बोला है यहां पे कि किस कंगारू सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, कंगारू किस सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं? डाउन्स में, और ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्धि का कारण अनाज और सुअर मांस का उत्पादन है भैया पंपास। वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है प्रेयरी और स्टेपी। वह घास का मैदान जो सोना हीरा लोहा खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वेल्ड्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखो ये एक वीडियो में हमारे पूरे विश्व के और भारत के घास के मैदान कवर हो गए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।